गुड मॉर्निंग। HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सीसेट के अंतर्गत हम मैथ में परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने काफ़ी टाइप्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी। मैंने आपको वहाँ परसेंटेज को कैसे सिग्न को हटाना है, कैसे जोड़ना है, वैल्यू सिस्टम क्या था, एक दो टाइप और बताए थे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप अधिक से अधिक उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एक परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि जितने भी आप आगे जाकर के सॉल्व करने वाले हो, जितने चैप्टर, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या टाइम एंड डिस्टेंस हो, सब में कहीं ना कहीं परसेंटेज की वैल्यू आपको पता चलती रहेगी। और वैसे भी अगर आप जैसे आप पढ़ते हो, आपकी परसेंटेज, आप अपनी क्लास में कितने परसेंट बने, कितने नंबर में से कितने नंबर आपके आए, कितना परसेंट बना, ये निकालते ही है। तो परसेंटेज तो नॉर्मली बेसिक जीवन में भी आना चाहिए। ये एक बेसिक चैप्टर है, इसके आधार से आगे के कई सारे चैप्टर सॉल्व होते हैं। तो जो इसका बेसिक्स था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और उससे आगे और कितने टाइप्स इसमें आ सकते हैं, अभी तो हम केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए और जिनको आता है उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को अधिकांशतः क्वेश्चन इसमें से आएंगे, लेकिन आगे जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेसिक्स से सारी चीज़ों को समझते हुए करना है। तो आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए टाइप्स भी देखेंगे, और जिससे कि परसेंटेज से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमारे पेपर में ना रहें, उसकी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। तो जहाँ से भी, चाहे वनडे एग्जाम का हो, चाहे यूपीएससी के सीसेट का हो, या पीसीएस के किसी भी स्टेट के पीसीएस के सीसेट का क्वेश्चन हो, आपको परसेंटेज से अगर वो रिलेटेड है तो आपको उसको उठा करके सॉल्व कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखिए, जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उसको करिए साथ के साथ, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आओ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखिए। 40 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% वाटर है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी का कितने प्रतिशत होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट को ये बहुत सिंपल लगा होगा कि सर इसमें है क्या, लेकिन हमें सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास करानी है। तो जिनको नहीं आता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जिनको आता है वो इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिनको आता है वो फटाफट से कर लीजिए और आंसर का वेट कीजिए कि कितना आंसर आया है, आपका सही है या गलत है। तो देखिए, ये टोटल बोल रहा है कि ये बता रहा है कि दूध प्लस पानी दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है, 40 लीटर है। 40 लीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि मिश्रण में 10% पानी है। तो एक बार वैल्यू सिस्टम मैंने आपको बताया था कि अगर इसका 40% है, अगर ये 40% मान लीजिए पूरा 100 है, और जो वैल्यू हमें निकालनी है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको वैल्यू सिस्टम में बताया था। तो 40 का 10% अगर हमें निकालना है तो ये आ जाएगा 4 लीटर। तो अब ये हमें पता चल गया कि ये जो पानी है इसमें मिश्रण में जो 10% है उसकी वैल्यू क्या है, 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर इसकी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर, तो दूध कितना हुआ इस मिश्रण में, 36 लीटर, और पानी की वैल्यू 4 लीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब वो आगे क्या बोल रहा है कि यदि इस मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए तो इसमें मैंने प्लस 80 लीटर दूध और मिला दिया, दूधिया ने 80 लीटर दूध और मिला दिया। उसको लगा कि पानी मिश्रण जो क्या है कहीं पतला ना हो जाए, जिनको वो दूध बेचने जा रहा है वो उसे पकड़ ना ले, दूध पतला हो गया। तो उसने क्या किया कि उसमें दूध और मिला दिया, पानी को उतना ही रखा जिससे कि गाढ़ा लगे और बेचने वालों को बेच दे। दूधिया पानी में दूध मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, तो वही सिस्टम समझ के चलो। तो इसको टोटल इसने क्या किया कि इसमें 116 लीटर तो दूध हो गया, है ना। और यहाँ पे इसने जब 80 लीटर दूध मिलाया था तो पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया था, 0 था। तो टोटल 4 लीटर पानी है इस पूरे मिश्रण में। अब इस मिश्रण की जो टोटल वैल्यू है वो हो गई 120 लीटर। अब ये पूछ रहा है कि इस मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है। तो वाटर की जो वैल्यू है वो हमें पता है 4% है। अगर आप अपने एग्जाम में, अब जब आप अपनी परसेंटेज, फाइनल एग्जाम के बाद जब आप अपनी परसेंटेज निकालते हो तो जो टोटल मार्क्स कितने का है उसको
और जो आय हैं उसको हम ऊपर रखते हैं। तो ऐसे ही 120 जो टोटल है उसमें से 4 लीटर की वैल्यू निकालनी है, फिर हम 100 का गुणा करते हैं। अगर आपको याद हो तो अब आप देखिए, इसको अगर आप निकालेंगे इसकी परसेंटेज वैल्यू, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3.1/3%। अब जिन लोगों ने ये पहले से कर लिया था वो अपना आंसर मिला लीजिए, जिनके ये क्वेश्चंस नहीं आता था वो अब इसको वापस समझ लीजिए। मुझे लगता है समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है। मैंने किया दूध और पानी का मिश्रण जो टोटल 40 है, उसमें से मैंने दूध के मिश्रण को अलग कर लिया और पानी के जो वैल्यू है उसको अलग अलग निकाल लिया। दूध मेरे को पता चला कि 36 लीटर है और पानी की वैल्यू जो 10% है उसकी वैल्यू है 4 लीटर, उसको अलग किया। फिर इसमें टोटल 80 लीटर और मिला दिया, तो टोटल वैल्यू जो टोटल मिश्रण है वो 120 हो गया। अब 120 में से जो पानी की वैल्यू है उसका वापस से परसेंटेज निकालना है। तो जो पहले 10% था 40 लीटर में, वो अब 120 लीटर में 3.1/3% रह गया। यही इसका आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है और इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, उतार लो। जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है वो इसको प्रैक्टिस करना। ऐसे क्वेश्चंस और भी उठाने हैं, वो करने हैं। चलो आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगेगा इसका पूरा टाइप को समझने के लिए इसका एक पूरा फॉर्मूला समझेंगे। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% कम है। ये काम नहीं है, कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, प्रथम, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% कम है। तो तीसरी मान लीजिए मैंने 100% मान लिया, तो पहली 50% यानी कि 50% कम है तो 50%, दूसरी 54% कम है तो यानी कि 46%। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कम है। ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये इसकी वैल्यू इधर 50 है और ये क्रमशः में ये 46। तो देखिए ये 50 दूसरी संख्या से पहली कितने कम है। अगर इन दोनों का अंतर अगर आप देखोगे तो ये है 4। तो इस 50 पे इस 4 की वैल्यू परसेंटेज में अगर निकालनी है, उसको हम क्या लिखते हैं, क्या हुआ, 100 कितनी है, 8% कम है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है है ना। तीसरी को मैंने 100 माना, दूसरी उससे 50% कम है, प्रथम उससे कितनी कम है, 54% यानी कि 46 है। तो इन दोनों का अंतर 4 है और वो पूछ रहा है कि दूसरी से कितना कम है। तो जो अंतर है यानी कि जो कम है वो 50 का कितने प्रतिशत है। ये मैंने वैल्यू सिस्टम आपको समझा रखा है, तो उसी वैल्यू सिस्टम में इसका मान रखा, तो ये टोटल आया 8%। तो इसको फटाफट से उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं, एक नए टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं ये ध्यान रखना है। आओ देखो, ये क्वेश्चंस है। एक परिवार अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 1/4 भाग शिक्षा पर एवं 1/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि परिवार की मासिक बचत, ध्यान रखना मासिक बचत 260 रुपए है, तो मासिक आय, टोटल आय वो पूछ रहा है कि टोटल आय क्या होगी। बहुत सिंपल है। अगर देखो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो आप इसे क्या है, लॉन्ग जा करके हल कर सकते हो। लॉन्ग में कैसे करेंगे कि 1/3 का परसेंटेज निकालिए, 1/5 का परसेंटेज, 1/4 का, तीनों परसेंट को आपस में जोड़िए, 100 में से घटाइए, जो बचेगा वो ये वैल्यू है प्लस 100 की वैल्यू है। माने लास्ट में जाके उसमें वैल्यू सिस्टम लिख देना है। लेकिन इससे भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं
वो 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/5 भाग, इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीएम मेथड आखिर होता क्या है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज है, बहुत सिंपल है। तो देखिए मैंने ये देखा कि अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, सबसे पहले क्या क्या है, भोजन कितना है 1/3, शिक्षा पर 1/4, मनोरंजन पर 1/5। ठीक है, ये 3 भाग में क्या करता है, ये खर्च करता है। अब एलसीएम मेथड का मतलब होता है कि मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं, तो इसका एलसीएम आएगा 60। अब मैंने इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है 15, ठीक है 12। ये क्या आ रहा है, इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये इनकी वैल्यू आ गई। एलसीएम मेथड लेकर के इस तरह से इसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। देखो अब इसका टोटल कितना हो गया, 20 + 15 यानी 35 और ये 47, यानी कि ये 47 टोटल क्या करता है, खर्च करता है भोजन पर, शिक्षा पर और मनोरंजन पर। 47 को खर्च कर देता है वैल्यू में। तो जो टोटल वैल्यू है वो है कितनी, 60। ये क्या है, टोटल वैल्यू, ठीक है। इसको फिर वापस से वैल्यू सिस्टम में लेके जाएंगे। तो 60 में से अगर 47 जो खर्च कर रहा है, मैं अगर इसको घटा दूंगा यानी माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा आपका 13। तो ये जो 13 है ये क्या है, इसकी बचत है। और मुझे पता है कि 13 अगर बचत है तो देखिए 13 अगर बचत है तो मैंने कहा कि बचत की जो वैल्यू है वो 260 रुपए है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको तो रखते हैं हम ऊपर, और कितने की वैल्यू है यानी कि 13 की वैल्यू है 260, और निकालनी मुझे कितनी है, टोटल वो पूछ रहा है। तो मासिक आय यानी टोटल आय पूछ रहा है, और टोटल आय हमने एलसीएम मेथड से जब एलसीएम लिया था तो आई थी 60। तो 60 अगर हमको ज्ञात करनी है तो देखिए 1200 रुपए, ठीक है ना। ये क्या है, इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसे एक बार समझ गए तो इसके बाद में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, टाइम एंड डिस्टेंस करोगे, ट्रेन एंड वोट करोगे तो ये एलसीएम मेथड बहुत काम आएगा। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि तीनों को 1/3, शिक्षा पे 1/4, मनोरंजन पे 1/5 है। तीनों का मैंने एलसीएम अगर लिया तो वो एलसीएम है, वो इसका टोटल वैल्यू है, इसकी जो मासिक आय है उसकी टोटल वैल्यू है। संख्या में नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, केवल और केवल टोटल वैल्यू है, जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू बाद में निकालनी है रुपए में। फिर उसके बाद जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी जो मान आया वो 20, 15 और 12, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो ये आया 47। इसको अगर मैंने प्लस कर दिया तो 47, अगर अब मुझे पता चल गया कि 47 जो मान है वो ये पूरे मंथ में खर्च कर देता है किसी न किसी रूप में। और टोटल में से अगर मैं इसे 47 को घटाता हूं तो 13 आता है जो कि इसकी बचत है, और इस 13 की वैल्यू 260 है, जिसमें से मैं 60 की वैल्यू निकालता हूं तो वैल्यू सिस्टम जो मैंने बताया था उसमें इसको पुट कर देते हैं, 1200 रुपए इसका आंसर आता है। ठीक है ना, तो ये क्लियर है, इसको उतार लो। हो सकता है दूसरे टाइप से अगर आप करोगे, इसको परसेंटेज में बदल के परसेंटेज को आपस में जोड़ोगे तो कई चीज़ें आएंगी, जैसे ये 33 है 1/3, फिर ये आएगा आपका 25%, 20%, तो थोड़ा सा डिफरेंस अलग आ जाएगा, घटाने में जोड़ने में दिक्कत होगी। लेकिन इसमें इस वाले फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। इसको फटाफट से उतार लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। ध्यान रखना, 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया के कितने अंक हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आप ये मत सोचना कि इतनी सिंपल क्वेश्चन है। पीसीएस में जो सीसेट का एग्जाम होता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, होते बहुत सिंपल हैं, लंबे चौड़े बना के दे देते हैं। तो ये देखना है आपको, इन्हीं की प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे चले जाते हो। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। और मैथ का एक रूल है कि जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे, एक तो उसमें स्पीड बनती है, प्लस क्वेश्चंस उतने ही सॉल्व होते हैं अच्छे से, उनमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो देखिए
महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले, तो यहां पे महुआ और ये सुप्रिया। एक बात आप ध्यान रखना कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यूज कर रहा हूं, उसमें वैल्यू सिस्टम को कहीं ना कहीं मैं लेकर के आ रहा हूं किसी न किसी रूप में। तो आपको वैल्यू सिस्टम की वैल्यू पता होना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वैल्यू सिस्टम, जिससे हम परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। और यही वैल्यू सिस्टम आपके आगे आने वाले अधिकांश चैप्टरों में यूज होने वाला है, तो इसकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर लीजिए। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। सुप्रिया से 10%, तो सुप्रिया को मान लीजिए 100% मिले, तो महुआ को कितने मिलेंगे? 90% मिलेंगे। अब क्या बोल रहा है कि महुआ को 81 अंक मिले। अब बताइए, वैल्यू सिस्टम की वापस से जरूरत पड़ गई ना। मैंने कहा कि संख्या में जो वैल्यू होती है उसको तो हम ऊपर रखते हैं, और कितने की वो वैल्यू है प्रतिशत में, यानी कि जो 90% है इसकी वो वैल्यू है, क्योंकि महुआ को 90% अंक मिले हैं, इसको 100 मिले हैं, और वैल्यू अगर मैं अंकों में ज्ञात करूं तो इसको 81 अंक मिले हैं। तो यानी कि इस 90%, 90% की वैल्यू 81 है, तो 90 को मैंने नीचे रखा, 81 को ऊपर रखा। अब वो पूछ रहा है कि सुप्रिया के अंक, तो सुप्रिया के अंक परसेंटेज में अगर 100 हैं और मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है। सॉरी, 9, तो इसके टोटल अंक हो गए 90। कई लोगों ने इसे पहले सॉल्व किया होगा मुझसे, तो उन लोगों को अपना आंसर मिला लेना है। जिनको नहीं आता था वो इसको समझ लीजिए, मैंने केवल और केवल वैल्यू सिस्टम को यहाँ पुट किया है। इससे सिंपल इजी तरीका कुछ हो नहीं सकता है, आप देख लो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया हो तो इसको आगे बढ़ते हैं। महुआ के अंक परसेंटेज में 81 दे रखे हैं, परसेंटेज में 90%, उसकी वैल्यू 81 है। सुप्रिया की निकालनी थी 100%, 90 अंक। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यों में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में 8 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो वास्तविक मूल्य क्या है? देखो, इस तरह के सवाल करने के लिए अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो, लेकिन हमारा एम ये नहीं है कि क्वेश्चंस को ज़्यादा लंबा खींचना है। हमारा एम क्या है कि क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, जिससे टाइम की बचत हो और हम सीसेट के अधिकांशतः क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। एक तो होता है वास्तविक मूल्य, यानी कि एक्चुअल प्राइस जो उसकी क्या है किसी भी वैल्यू की, वो निकालने की, और एक होता है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में उसकी प्राइस क्या है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आप इसको लिख लीजिए। देखो, मैं हाँ, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले वास्तविक मूल्य, मैं इसको अलग पेज पे सॉल्व करता हूं। ये फॉर्मूले आप पहले दोनों लिख लीजिए, वास्तविक मूल्य या फिर इसको बोलते हैं एक्चुअल प्राइस। अगर ये एक्चुअल प्राइस निकालनी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, तो एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले रुपए, जो वैल्यू रुपए में दे रखी है वो, अपॉन अंतर कितना है, यानी कि पहले कितना खर्च कर सकता था वो, या पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, उन दोनों का अंतर उसको आपको दे रखा होगा। बोलेगा क्वेश्चन। अभी जब क्वेश्चन समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसकी वैल्यू को सीधा सीधा इसमें पुट करना है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो उनका अंतर कितना है, यानी पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, इन दोनों का अंतर होगा, उसको नीचे रखेंगे, और इंटू 100 कमी यानी कि लॉस, या जो भी वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है या प्रॉफिट होता है, जो भी होता है उसको ऊपर रखना है, ठीक है ना। कमी, एक सेकंड, कमी या वृद्धि को ऊपर रखना है, अपॉन 100 इसमें से कमी या वृद्धि, ठीक है। कमी या वृद्धि मैंने इसको क्यों कोष्टक में लिखा है,
क्योंकि अगर कमी होती है तो 100 में से घटा मतलब माइनस कर दिया जाएगा, और वृद्धि होती है तो 100 में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? एक्चुअल प्राइस का। और अगर मान लीजिए वर्तमान मूल्य अगर आपको निकालना है, या फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस अगर आपको निकालनी है तो बिल्कुल सिंपल है, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा अंतर है, रुपए अपॉन अंतर इनटू कमी या वृद्धि जो भी दे रखी है, अभी क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अपॉन 100। ध्यान रखना कि यहाँ तो 100 में से कमी अगर होती है तो माइनस कर दिया जाता है, और वृद्धि होती है तो प्लस कर दिया जाता है, या प्रॉफिट होता है या इंक्रीज होता है, जो भी होता है परसेंटेज में होता है। ये कमी या वृद्धि परसेंटेज में होगी, उसको उसमें से कम या ज़्यादा कर दिया जाएगा, कब प्लस कर दिया जाएगा या माइनस। लेकिन जो प्रेजेंट प्राइस है उसके अंतर्गत उसको 100 ही रखा जाता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों लिख लीजिए आप इसको, और इसमें हम सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। पहले आप एक बार लिख लो इसको। चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये बोल रहा है कि मूल्यों में 20% वृद्धि होने पर एक सेकंड, क्वेश्चन ठीक है, हाँ, मूल्यों में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में, देखो रुपए मैंने बोला था, जो रुपए में वैल्यू दी होगी, 8 केजी चीनी कम खरीद सकता है। मतलब जो अंतर दे रखा है, यानी पहले जो खरीद सकता था, पहले जो वो चीनी खरीद सकता था, शुगर जो खरीद सकता था, वो उससे अब 8 केजी कम, ठीक है ना, कमी हो गई, 8 केजी कम खरीद पाएगा वो अब, पता है। तो वास्तविक मूल्य क्या है, यानी कि एक्चुअल प्राइस वो पूछ रहा है। तो एक्चुअल प्राइस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं कि रुपए अपॉन अंतर, डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, इनटू कमी या वृद्धि जो भी दे रखी होती है, अपॉन 100 में कमी या वृद्धि, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये वृद्धि है, ये दे रखी है वृद्धि, 20% वृद्धि होने पर। तो वृद्धि अगर दे रखी है तो वृद्धि है तो 100 में 20 को ऐड करना पड़ेगा, 120 हो जाएगा। सबसे पहले रुपए की वैल्यू देखें तो 240 है, और मैंने आपको बताया कि जो अंतर है कि 8 केजी चीनी कम खरीद सकता है, यानी कि पहले जितनी शुगर वो खरीद सकता था इतने पैसे में, वो अब 8 किलो कम खरीद पा रहा है। वृद्धि हो गई है मूल्यों में, चीनी के प्राइस बढ़ गए हैं, इसकी वजह से वो अब वर्तमान में कम खरीद पा रहा है। तो वो उसकी एक्चुअल प्राइस पूछ रहा है कि पहले उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी। तो देखिए 240 यानी कि 8 केजी कम खरीद पा रहा है, और कितना 20% की जो वृद्धि हुई है, कमी या वृद्धि, इसका प्रतिशत में मान जो होता है उसको सीधा सीधा लिखना है, और अगर वृद्धि हुई है तो इसको 120 लिखना है। अब इसको आप देखिए, ₹5 आंसर आ गया। वास्तविक मूल्य क्या हुआ उसका? ₹5 पर केजी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस देखिए, ये फॉर्मूले से इस तरह का एक क्वेश्चंस और हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए कि इसका जो वास्तविक मूल्य था वो ₹5 था। कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस पुराने पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं पेपरों को देख करके हम क्वेश्चंस लेके आए हैं कि उससे 1-2 टाइप आपको अधिक ही मिलेंगे, कि कहीं नया कोई टाइप ना आ जाए। बाकी जितने चैप्टरों को जब आप कंक्लूड करोगे, जो 8-10 जो चैप्टर हैं पूरे मैथ के, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप एक दूसरे से रिलेटेड करके सारे चैप्टरों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये परसेंटेज का, कई सवालों में तो यही नहीं पता चलेगा कि ये परसेंटेज का सवाल है, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, या ये सिंपल इंटरेस्ट का है, या फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। कुछ ना कुछ आकर के कहीं ना कहीं परसेंटेज से तो वो जुड़े ही होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन एक आध और देखते हैं, अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिए होंगे, दोनों नहीं लिखे हैं तो और लिख लीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले का,
चीनी के मूल्य में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दिया है कि इसमें मैं समझा दूंगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, ध्यान रखना 20% की कमी हो जाने पर 900 रुपए में 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का मूल्य घटने के बाद, अगर घटने के बाद बोल रहा है कि यानी कि 45 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है, वो मूल्यों में 20% की कमी हो गई। सीधी सी बात है कि अगर उसकी प्राइस में किसी भी वस्तु हो, चाहे वहां शुगर हो या फिर ऑयल हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी अगर प्राइस अगर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली, ये तो हम भी समझते हैं कि उसकी जो मात्रा है, उसको जो हम खरीद सकते हैं वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर 20% अगर कम हुआ है तो उसकी जो खरीदने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि 45 किलोग्राम ये बढ़ गई है ना। तो वो पूछ रहा है चीनी का घटने के बाद मूल्य, यानी घटने के बाद मूल्य यानी कि आज का वर्तमान मूल्य वो पूछ रहा है, प्रेजेंट प्राइस। तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान मूल्य निकालने के लिए यानी कि प्रेजेंट प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रुपए अपॉन अंतर कितना है, उसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। जो डिफरेंस दे रखा है, जैसे 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, पहले में हमने कितना डिफरेंस है, यानी पहले जितना खरीद सकता था उससे वो 45 केजी शुगर अधिक खरीद रहा है, तो ये उसका डिफरेंस है पहले खरीदने से और अब खरीदने में, अब की मात्रा में, अपॉन इंटू मल्टीप्लाई कमी या वृद्धि अपॉन 100। ध्यान रखना कि यहाँ कमी या वृद्धि को प्लस या माइनस नहीं करना है, सिंपल है। तो 900 रुपये है तो 900 अपॉन डिफरेंस कितना है 45 है, और कमी या वृद्धि कितनी हुई है 20 अपॉन 100, ठीक है ना। देखिए 4 रुपये आंसर आ गया। जिन लोगों ने फॉर्मूला में पहले से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया था वो अपना आंसर मिला लीजिए। जिन लोगों की अभी समझ में नहीं आया था, इसको सॉल्व करने के बाद समझ में आया है, वो अब समझ लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इसी तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे, आपको लगेगा नहीं, केवल संख्याएं बदलेंगी और ये क्वेश्चंस उसमें आएंगे, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, प्रेजेंट प्राइस या फिर उसकी एक्चुअल प्राइस पूछता है, तो ये सीधा फॉर्मूला है, उसमें आपको रखना है और ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी अगर रह जाता है तो आप बताना, और अधिक क्वेश्चंस इस पे हम सॉल्व कराएंगे। बाकी आप कोई भी वनडे एग्जाम उठा लोगे, जितने भी होते हैं, चाहे एसएससी का हो या फिर पीसीएस के, जितने भी स्टेट पीसीएस के हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अधिकांशतः पुराने पेपर हैं, पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक है, तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, हाँ ये देखो, अगर आप इसको दो तरह से, इस क्वेश्चंस को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है लॉन्ग वे। लॉन्ग वे में क्या करोगे कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक है, तो क्या करेंगे, श्याम की लंबाई से, तो मैं क्या करूंगा, इसमें श्याम की लंबाई पहले मानूंगा 100, फिर राम की 20% अधिक है तो 120, फिर मैं क्या करूंगा 120 का 100 पर कितना अधिक है, तो 120 अपॉन 20 इंटू 100 करके कुछ ऐसे करके निकालेंगे इसको। ये पूछ रहा है कि फिर श्याम की लंबाई राम की लंबाई, सॉरी श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। तो अगर ये इस तरह से निकालेगा तो ये बड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में करने की कोशिश करें, हमारा एम क्या है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो और बिल्कुल इजी हो। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू भिन्न में मैंने आपको बताई थी कि इसकी परसेंटेज की वैल्यू भिन्न में क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक, केवल और केवल इतनी इस संख्या को अलग से लिख लेना है। कितना अधिक है
20% और अधिक। ध्यान रखना है, इस पे ध्यान देना है कि अधिक या कम। अगर अधिक है तो ध्यान देना है, कम है तो ध्यान देना है। 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। 1/5 लिखते हैं कि नहीं भिन्न के अंदर। इसको अगर 20 को, जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज की वैल्यू को अगर हटाना है तो इन मल्टीप्लाई में 1/100 करोगे तो इसको क्या लिखेंगे? 1/5। ठीक है। अब अगर ये अधिक बोल रहा है तो ये जो नीचे की संख्या है इससे एक अधिक कर दीजिए, 1/6। और इस 1/6 की वैल्यू प्रतिशत में क्या होती है आपको अगर फर्स्ट क्लास याद हो तो, अगर फिर भी नहीं याद है, फिर भी अगर आप भूल जाते हो, नहीं याद रहता है, तो इसको वापस परसेंटेज में बदल दीजिए। तो 1/6 है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 16 सही 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। कितने प्रतिशत कम है? 16 सही 2/3% ये कम है। और वैसे डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1/6 की वैल्यू क्या थी, 1/5 की क्या थी, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो बताइए ये सिंपल फॉर्मूला है या फिर उससे आप निकालोगे कि राम की 100% है, अगर उसकी 20% अधिक है, अगर उसमें एक भी इधर उधर हुआ सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसमें सीधा सा सिंपल याद रखना है कि ये अधिक आ रहा है तो ये जो नीचे वाला है इससे एक बढ़ा दीजिए 1/6, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप इसको अधिक करोगे वैल्यू में तो प्रतिशत में ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, तो ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इससे इजी वे में हो सकता है आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन हो, लेकिन इतना फास्ट सॉल्यूशन और इतना सिंपल जिसमें गलत होने के चांसेस भी कम हो, तो वो यही हो सकता है। ठीक है ना, इसको उतार लीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी टाइप का है जो अभी अभी सॉल्व किया है, उसी तरह का क्वेश्चंस है। मैं कम से कम हर टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं और इससे अधिक क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जिससे क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो दूसरा, फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, वापस से और अधिक क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। हाँ, एक आयत की लंबाई 25% कम कर दी जाती है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि केवल और केवल इतने वर्ड पर आपको ध्यान देना है पूरे क्वेश्चन में, और किसी पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कम कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? 25% क्या है? कम। वृद्धि नहीं है, अधिक नहीं है, केवल कम है, लॉस हुआ है। तो 25 को हम लिखते हैं 1/4। अगर कम है तो देखिए इससे एक कम 1/3, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू अगर हम निकालें तो 33 से 1/3%। अब इससे सिंपल और इससे फास्ट कोई अगर फॉर्मूला अगर आपके पास हो तो हमें भी बताना, हमारे भी काम आएगा। कितना सिंपल और कितना फास्ट और कितना इजी, गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। सीधा सीधा पूछा गया है कि 25% कम, केवल और केवल इस वर्ड पर ध्यान देना है कि 25% और क्या है? कम। कम कर देना है। 25% को 1/4 लिखते हैं। फिर भी अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, फिर भी अगर आप भूल जाते हो कि 25% को क्या लिखा जाता है, 25% को, तो सीधा सीधा निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि 20% के चिह्न को हटाने के लिए 1/100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/4 आ गया। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है, कम लिखा हुआ था, कम था, तो इससे एक कम कर दीजिए। एक कम करना है, एक कम या एक अधिक करना होता है। तो एक कम किया तो 1/3, इसको 3 किया, ऊपर एक। अब 1/3 को वापस परसेंटेज में अगर बदलना है तो मल्टीप्लाई 100, और अगर आप 100 करोगे तो 1/3%, ये इसका आंसर होगा। सिंपल है कि नहीं है? फास्ट है कि नहीं है? इतना फास्ट तो एसएससी वाले बच्चे भी नहीं करते होंगे जितना फास्ट क्वेश्चन करने के सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं।
बताइए, करते होंगे क्या? करते होंगे, ऐसा नहीं है, इससे भी फास्ट करते होंगे, तभी एसएससी के पेपर निकलते हैं। लेकिन पीसीएस के लिए इतना ठीक है, उनके पास कोई और ट्रिक होगी, होती है, और भी है, मेरे पास भी है, पर लेकिन जो सबसे सिंपल है, जो समझ में आए, वो कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा मैं मानता हूँ। 2 क्वेश्चंस मैंने इस टाइप के कराए, काफ़ी टाइप्स हम परसेंटेज में कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में भी हमने कई तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी। क्वेश्चंस मैथ के जो सवाल है, वो क्वेश्चंस जो टाइप है, वो क्वेश्चंस से ही आपको समझाया जा सकता है, इसलिए हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आपने उतार लिया हो तो आगे चलते हैं। देखिए, हाँ ये देखिए, एक तीसरे क्वेश्चंस भी है, उसी टाइप का है बिल्कुल। मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट इसको मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर देंगे। आप अपना आंसर मिलाना कि आपने बिल्कुल ठीक किया है या नहीं, और जिन लोगों की समझ में अभी भी नहीं आया है इस तरह के टाइप, तो वो अब समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल है, मैंने बहुत ही इजी वे में बताया है। देखो ये है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। 16 सही 2/3% है कि वृद्धि हो जाने पे गृहिणी को इसकी खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए। हमने तो केवल और केवल इसी पे ध्यान देना है, 16 सही 2/3% की वृद्धि, ठीक है ना। बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। 2/3% की वृद्धि हो गई है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो उसको सही कर लीजिए। कर लिया होगा कईयों ने इसको सॉल्व, मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। तो ये देखिए, 16 सही 2/3%, और आगे क्या है, वृद्धि या अधिक, प्राइस में कीमतों में वृद्धि या कीमत में बढ़ोतरी, जो कुछ भी लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, इतना सिंपल ये वर्ड है, इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ही स्टूडेंट समझ सकते हैं। मैथ है, केवल संख्याओं का खेल है। मैथ मैथ में क्या है, मैथ संख्याओं का खेल है, संख्याओं में परिवर्तन होते हैं। रीजनिंग संख्याओं और दिमाग का खेल है। रीजनिंग में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, मैथ में सिर्फ संख्याओं में खेलते हैं, तो वही खेल है यहाँ पर भी संख्याओं में। 16 सही 2/3 को मैंने आपको बताया कि अगर ये प्रतिशत में है तो इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अभी अभी भी किया था। वृद्धि हो रही है तो इससे एक अधिक 1/7। अब आप 1/7 को क्या लिखते हैं, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत है। इस तरह के सवाल आएंगे तो जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में किसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसको तुरंत 2-4 बार प्रैक्टिस कर दीजिए लिख करके, तो वो तुरंत से याद हो जाएगा। तो 1/7 की वैल्यू जो क्या है प्रतिशत में होती है, तो यानी कि 14 सही 2/7 खर्च में उसको खपत में कमी करनी होगी, मतलब जितना वो खर्च कर रही है उसमें इसकी कमी कर देनी होगी, तब वो उसका जो खर्च हो रहा है महीने का, जितना वो इन्वेस्ट कर रही है वो उसका लगभग सेम रहेगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो देख लीजिए इसको, मैं कई बच्चे नहीं याद रख पाते हैं, तो कम से कम सवाल करने का जो बेसिक तरीका है वो आपको याद होना चाहिए। 50/3 इंटू प्रतिशत को हटाने के लिए 100, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/6, हो गया सॉल्व। अब इससे एक तो बढ़ा ही सकते हैं ना 1/7। अब अगर इसे वापस से प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो 100 का मल्टीप्लाई, तो फिर ये करोगे तो आप कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, फोर्टीन सही 2/7%। अब लॉन्ग उसमें भी बता दिया, अगर फिर भी नहीं आपको वैल्यू याद है तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जिन लोगों ने पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था वो अपना आंसर मिला सकते हैं, जिनको नहीं आया था वो अब इसे समझ सकते हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस आप पेपर में छोड़ के आओगे।
मैं मानता हूं कि अब ये क्वेश्चंस आपसे नहीं रहेंगे। आप इन सारे क्वेश्चनों को, इस टाइप के जितने मैं बता रहा हूं, इससे इजी, कम समय में, बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से करना संभव इसी तरह से हो सकता है। देखो एक क्वेश्चन और ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन इसका और सॉल्व करते हैं। अब जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको, चलिए अब इस बार सभी को 2 मिनट का टाइम देता हूं। इस 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको पूरा कर पाते हैं। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। अगर इसे देखो कितने स्टूडेंट इसको करते हैं, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। करिए सॉल्व फटाफट से। एक बार मैं आपको बोल के भी दिखा देता हूं कि क्या क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ा कर देता हूं, लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती, कटौती का मतलब होता है, एक सेकंड, कटौती यानी कि कमी, यानी कि डिक्रीज, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी वर्ड को पकड़ना है बस, केवल और केवल इसको। इससे बस इसको पकड़ने में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इससे फास्ट और क्या तरीका होगा बताइए। इसे आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इससे मतलब है। मुझे लगता है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए, देखिए 25% की कटौती, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। 25% की कमी या कटौती, इस पर ध्यान देना है। 25% को 1/4 कमी, यानी कि इसका एक कम 1/3। 1/3 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 33 सही, 1/3% परसेंटेज। अब ये इसका सिंपल आंसर है। बताइए इस कितना, मतलब इसको करने में 30 सेकंड भी नहीं लग रहे। मैं ये बोलता हूं कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस है ना, तो इनको 10 सेकंड में सॉल्व करो। 10 सेकंड यानी कि आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे, 6 की जगह। कुछ क्वेश्चंस पढ़ने में भी टाइम लग जाएगा। 4 क्वेश्चन तो, अब 1 मिनट में 4 क्वेश्चन अगर आप इस तरह के सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो तो उससे अच्छी क्या बात है। कोई सा भी एग्जाम दे लो, मैथ हर जगह काम आती है। चलो एक बार इसको फुल उसमें भी समझा देता हूँ कि कईयों को परसेंटेज की वैल्यू नहीं पता होता। देखिए इस प्रतिशत के या परसेंटेज के मान को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 1/4। ये कमी है तो इसमें जो नीचे वाली संख्या इसमें एक कम है ना। अब इसको वापस से परसेंटेज में बदलना है तो 3 का भाग दीजिए। अब बताइए, अब तो हो जाएगा। अब मत पूछना कि 33 बाई 1/3 कैसे आया। बताओ सिंपल है कि नहीं है। इससे सिंपल तरीका कुछ और होगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ये प्रैक्टिस बार बार करते रहो। जितनी मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होंगे। आओ कुछ नया देखते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी परसेंटेज में भी आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकते हैं। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरह से करेंगे। हो सकता है कई स्टूडेंट इसको सॉल्व भी कर चुके होंगे। अच्छी बात है, कर चुके हैं, है ना। अब देखिए, अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, यहां पे लिख लीजिए, मकान किराए पर 20%
परसेंट। ठीक है, तो शेष कितना बचा उसके पास? 100 माइनस 20, यानी कि 80% अभी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है ना, उसकी जो आय है, जितना वो महीने में कमाती है, अब वो बोल रहा है कि शेष का 70% घरेलू मदों पर। तो अब देखिए 20 तो ये हो गया है ना, अब है घरेलू मदों पर। घरेलू मदों पर यानी वस्तुओं पर, घर में जो काम आने वाली चीजें हैं उन पर कितना खर्च करती है? शेष का, ये देखिए शेष का 70%। शेष कितना है? 80। तो 80 का 70% कितना होगा? बताइए। निकालिए इसको, 80 का कितना प्रतिशत होगा? बिल्कुल सिंपल है। सतासी 87.5। ठीक है ना, निकालिए इसको। इसको और शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा। मकान किराए पर कितना खर्च कर रही है वो अपनी आय का? 20%, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो 80% उसके पास बचा है, उसका 70% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताइए? इसका शॉर्ट निकालिए, कुछ शॉर्ट निकालते हैं इसका। अस्सी अगर 100% है तो उसका 70% कितना होगा? ये होता है वैल्यू सिस्टम। तो ये हो गया 56%। ठीक है ना, 56% ये हो गया। अब देखिए इसने 56% किस पे खर्च किया? घरेलू मदों पर, यानी घरेलू घर में जो काम आने वाली चीजें हैं। तो 50, अब टोटल उसने कितना खर्च कर दिया अब तक? 20% तो किराए में चला गया, 50%, 56 घरेलू कामों में चला गया। तो 56 प्लस 20 बराबर होता है 76%। तो अब उसके पास कितना बचा? तो अब उसके पास बचा 24%। बताइए ये सही है कि नहीं? 24% बचा। अब इसको वापस से वैल्यू सिस्टम में लिख दो। वो बोल रहा है कि 24% में जो उसके पास बच रहा है वो 24% है ना, और इसके अंतर्गत उसकी वैल्यू दे रखी है 3600 रुपए की बचत करती है। तो यानी 24% का मान कितना है? 3600। मैं वैल्यू सिस्टम आपको बता चुका हूं, जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऊपर, और कितना परसेंटेज में उसकी क्या वैल्यू है उसका नीचे, कितना निकालना है वो आगे। ₹15,000 इसका आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? वैल्यू सिस्टम को मैं वापस ले आया, हर जगह वैल्यू सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू सिस्टम अगर आपकी समझ में आ गया कि कौन सी वैल्यू को ऊपर रखना है, किस वैल्यू को नीचे रखना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, किसका मल्टीप्लाई करना है, किसको भाग देना है, तो उसके बाद सवाल करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि उस कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, तो उसके पास बचा 80%। अब वो घरेलू कार्यों पर यानी घरेलू चीज़ों पर, घर में काम आने वाली चीज़ों पर जो खर्च करती है, जो बचा हुआ है उसका 70% खर्च करती है। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू सिस्टम, यानी कि जो 80% है वो अब 100% हो गया, क्योंकि इसका ही 70% निकालना है। और जो निकालना होता है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 70% की वैल्यू हमें निकालनी थी, 80% में थे, तो हमने इसको निकाला, तो ये 56% इसकी वैल्यू आ गई। तो 56% वो घर के कामों में, घर के सामान खरीदने में, खाना पीना है, खाने पीने की वस्तुएं हैं,
कुछ घरों में काम आने वाली चीज़ें और होती हैं, झाड़ू बर्तन पोंछा और भी चीज़ें हैं, उन पर वो खर्च कर देती है। तो टोटल वो मिलाकर के 76% खर्च करती है, 56 प्लस 20। अब अगर उसके पास देखा जाए तो जो टोटल 100% होता है, कोई भी, मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत में अगर अधिकतम जो मान होता है वो 100 तक ही होता है। तो 100 में से वो 76% अगर को टोटल दोनों में खर्च कर देती है तो उसके पास 24% की बचत होती है। और बचत की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि जो 24% उसके पास बच रहा है पैसे में, अगर रुपए में अगर उसकी वैल्यू हम देखते हैं तो वो 3600 रुपये है। ठीक है ना, 3600 है। अब 3600 हमें पता है कि 24% की वैल्यू है और हमें टोटल उसके महीने की आय निकालनी है, तो 100 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 यानी 15,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, ये अब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, ये मकान है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है तो उसको आप भी ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। इसमें भी वही वैल्यू सिस्टम का हम यूज करेंगे, और ये जो अभी जो क्वेश्चन किया था उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसमें तो जो जो बचा हुआ था उसका प्रतिशत 70%, इसमें तो सीधा सीधा ही दे रखा है। कैसे दे रखा है तो देखिए, इसको मकान कर लेना, मकान। ठीक है, तो वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है। भोजन पर कितना खर्च कर रही है? 40% भोजन पर, है ना। और 20% मकान किराए पर, तो किराए पर 20%। ठीक है, उसके बाद 10% मनोरंजन पर 10%, और 10% परिवहन पर। भाई वो अपने ऑफिस जाती होगी तो कुछ मेट्रो से जाएगी या बस से जाएगी या अपने वाहन से भी जाएगी तो पेट्रोल भी डलाएगी, तो 10% उसमें खर्च करती है। परिवहन पर कितना खर्च करती है? 10%। ये टोटल कितना हो गया? 40 प्लस 20, 60 प्लस 10, 70 प्लस 10, 80% हो गया। अब अगर ये 80% हो गया है तो वो उसकी बचत कितनी होगी? तो बचत निकालने के लिए हम 100 में से क्या करेंगे, उसकी जो खर्च किया है उसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 20%। यानी कि वो 20% की बचत करती है। और इस 20% की अगर परसेंटेज में बचत देखते हैं तो 20% है, अगर रुपए में उसकी वैल्यू देखते हैं तो वो 1500 रुपये है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि 20% की वैल्यू है वो 1500 है। तो 1500 अगर 20% की वैल्यू है तो उसको हम नीचे रखेंगे, रुपए में जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ऊपर, और जो हमें निकालना है यानी महीने का पूरा 100% है, तो फिर ये हो गया 7500 रुपये इसका आंसर हो गया। बताइए अब इसमें कोई दिक्कत है? वैल्यू सिस्टम सबसे सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। वैल्यू सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिए, परसेंटेज का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टोटल सबका जो खर्च कर रहा है उसको जोड़िए, 100 जो उसका टोटल मान होता है उसमें से उसको घटाइए, जो बचा है वो 20 है और उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी तरीके से, और गलत होने के चांस ना हो इस तरह से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बताना आपके कैसे क्वेश्चंस, क्या आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एक बार कमेंट करना। ठीक है ना, कमेंट करके बताना ज़रूरी है। चलिए आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए, तो प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी है? पहले आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवाता हूँ।
और इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कराया था। इसका वेन डायग्राम आपको बना करके करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना चाहिए जिससे सॉल्व करना इजी हो और गलत होने के चांस कम हो, ठीक है ना। उसको इतना लंबा मत खींच दीजिए कि अगर उसको वापस से चेक भी करना पड़े कि ये सही है या गलत है तो उसको चेक करने में भी उतना ही टाइम लगे। इसलिए उसको शॉर्ट करोगे, जितना शॉर्ट करोगे तो उसको वापस से उसको चेक करना पड़े कि मान लो सही है या गलत है, तो कम समय में चेक कर सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट, जितना कम समय में शॉर्ट टाइप से अगर हो सकता है तो उसको उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो। किया आप लोगों ने, मुझे लगता है आपने इसको किया होगा। चलो मैं इसको सॉल्व कराता हूं। देखिए, किसी परीक्षा में 70% परसेंटेज प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं। दो सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी या इंग्लिश, मैथ या गणित। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कि दोनों विषयों में फेल हुए, कॉमन जो दे रखा है वो 10% है, तो मैं 10% यहां लिख लूंगा। अब देखिए कि 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं। वर्ड की तरफ ध्यान देना है कि क्वेश्चन में वर्ड क्या लिखा हुआ है। अगर यही हम चूक कर देते हैं, मिस्टेक जो होती है वो यही होती है। अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ होता तो अलग तरह से सॉल्व करते, पास लिखा हुआ है तो अलग तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये, क्योंकि दोनों विषयों में कॉमन दे रखा है फेल, तो हमको इसको फेल हुए, जो फेल हो गए हैं पेपर में, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको हमें इसमें परिवर्तन करके फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चेंज करना है। पहले फेल हुए में, अगर 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो अंग्रेजी में फेल कितने हुए? 30%। इसको लिख लीजिए यहाँ, 30% अंग्रेजी में फेल हुए। अब अगर गणित की मैं बात करूं, गणित में 80% पास हो गए, जितने भी बच्चे थे उसके टोटल का 80% पास हो गए, तो 20% क्या हुए? मैथ में फेल हो गए। तो इसको भी यहाँ लिख लीजिए 20%। अब मुझे पता है कि 30 इसमें, 20 इसमें, लेकिन 10 कॉमन है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ओनली इंग्लिश में 20% आएगा, ठीक है। अगर मैं ओनली मैथ की बात करूं तो ये 10% आएगा, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं है, प्रत्याशियों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये जोड़ लीजिए, यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए, इसमें जोड़ लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा रह गया, टाइप नहीं हो पाया। यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए, 144 स्टूडेंट या प्रत्याशी जो परीक्षा में बैठते हैं वो पास हुए, ठीक है ना। ये संख्या दे रखी है तो वैल्यू सिस्टम में आए हैं। तो प्रत्याशियों की कुल संख्या, तो कितने टोटल स्टूडेंट से जो परीक्षा में बैठे थे वो कुल टोटल संख्या हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन में इसको जोड़ लेना है, ये इसमें टाइप नहीं हो पाया है तो ध्यान रखना है। अब देखिए जो पास हुए हैं, अगर मान लीजिए 20, 10 और 10 टोटल हो गया 40%, यानी कि 40% बच्चे दोनों विषयों में फेल हो गए, तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने होंगे? 100 माइनस 40 परसेंटेज में 60% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। और इस दोनों सब्जेक्ट में पास हुए जो स्टूडेंट हैं उनकी वैल्यू हमें दे रखी है 144, और परसेंटेज में वैल्यू हमने अभी निकाली है 60%। तो यानी कि 60% का मान है, इस 60% का मान है वो है 144। तो मैंने आपको वैल्यू सिस्टम बताया था कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको ऊपर रखते हैं, परसेंटेज में जो जिस वैल्यू का मान होता है उसको हम नीचे रखते हैं, और अगर निकालना होता है उसको हम आगे रखते हैं। तो 240 स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितने बैठे थे पेपर में? 240 बैठे थे। अब अगर इसमें से निकालना चाहो 240, अगर 100 की वैल्यू है, इंग्लिश में कितने पास हुए, गणित में कितने हुए, उसको ये 240 100 की वैल्यू है। अगर कुछ भी पूछ सकता है, अब वो इंग्लिश का पूछता है, अंग्रेजी में कितने फेल हुए,
तो 30% हमें पता है फेल हुए हैं। अगर ओनली इंग्लिश में पूछता है तो इसकी जगह 20 कर देना है, ठीक है ना। और ऐसे ही मैथ में अगर पूछता है तो 20 का, अगर ओनली मैथ में पूछता है तो 10 का, दोनों विषयों में फेल हुए तो ये 10। और अगर पास की पूछता है तो पास का तो इसमें दे ही रखा है, तो उस वैल्यू का गुणा इससे कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन में जोड़ लेना है। ये क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हो पाया यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक नया टाइप और देखते हैं, आइए। किसी परीक्षा में 34% या परसेंट जो स्टूडेंट हैं गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में फेल हुए 20%। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो शायद नहीं आएगा क्योंकि इसमें वैल्यू भी नहीं दे रखी है। देखिए ये क्या है, मैथ में और इंग्लिश दोनों में कॉमन है जो फेल हुए हैं। क्यों, देखिए सब जगह वही फेल और फेल। 20% कॉमन है। 34% मैथ में फेल हुए, टोटल 42% इंग्लिश में फेल हुए। अगर मैं ओनली मैथ की अगर बात करूं तो ये 14% आ जाएगा क्योंकि 20% कॉमन है, 34 टोटल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 22% ओनली इंग्लिश में। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत पूछ रहा है केवल। अब देखिए ये कितना है, जोड़ लीजिए, 56 है, ठीक है। अब अगर इतने फेल हो गए तो 100 माइनस 56% बराबर 44% पास होने वाले हैं स्टूडेंट हैं, वो हैं 44%। ये तो बिल्कुल सिंपल था ना, तो इसमें कोई वैल्यू दे रखी थी, केवल और केवल परसेंटेज को ही मतलब प्लस माइनस करना था। वेन डायग्राम का आपको ध्यान रखना है और ये वर्ड पे ध्यान देना है कि यहाँ फेल लिखा है या पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये भी वही परसेंटेज का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ जी, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, कम हो रही है 20% प्रत्येक वर्ष, यानी पर ईयर 20% की कमी, 20% की कमी हो रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी वो पूछ रहा है, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 10,000, और 2 वर्ष 20% की दर से कम हो रही है, यानी कि उसकी आबादी जो 10,000 थी वो 100 थी। पहले वर्ष 20% की कमी हुई तो यानी कि कितनी बची, 80% बची। तो सबसे पहले वर्ष हमें 80% निकालना है। जब हमने 80% निकाल लिया एक साल, फिर से अगले वो 100 हो गया हमारे लिए, फिर अगले साल 80% की कमी हो गई और आज हम वर्तमान में आ गए। सिंपल देखिए, समझने की कोशिश करो। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो 10,000 है वो क्या था, 2 वर्ष पहले 10,000 गांव की आबादी थी, माना कि वो 100% थी। अब क्या हुआ कि पहले वर्ष 20% कम हो गई, तो मैंने आपको वैल्यू सिस्टम बताया हुआ है कि पहले वर्ष अगर 20% कम हो गई तो कितनी बची, पहले वर्ष अगर 20% कम हो गई तो 80% बची। मान लीजिए ये 80% बची, तो अब मैंने 80% को निकाल लिया, जिसको वैल्यू निकालनी होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो 80% मैंने निकाला, अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, आप इसे सॉल्व करके करोगे फिर आगे करना पड़ेगा। मैंने यहीं की यहीं इसको क्या मान लिया कि अब ये वापस 100 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एक 80% कम हो चुकी है, लेकिन ये इस साल के लिए 100 है। फिर से उसने बोला कि 20% फिर अगले साल कम हो गई, तो फिर से इसकी 80% निकाल लीजिए। अब इसकी 80% वापस से निकाला, तो फिर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए
6400 इसका आंसर आ गया। कितना सिंपल था। अब इससे सिंपल क्या होगा और इससे फास्ट क्या कर सकते हो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो तो, कि जो 10,000 था वो 100 था 2 साल पहले, पहले साल 20% की कमी हुई तो वो 80% रह गया, पहले साल का ये निकाल लिया, फिर मैंने उसको 100 मान लिया, फिर उसको 100 माना, फिर अगले साल फिर 20% की कमी हुई तो 80%। मैंने आपको बताया है वैल्यू सिस्टम का, जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है और किसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से मैंने इसको निकाला। अगर आप मान लीजिए अलग से करके इसको निकालते हैं तब भी देखिए यही वैल्यू आएगी कि नहीं। आप एक एक करके निकालोगे कि एक साल में देखो पहले साल कितनी थी 10,000, ठीक है ना, पहले साल 20% की कमी हुई, निकालिए कितना आया ये 8,000, ठीक है। फिर 8,000 फिर 100 हो गया, फिर 20% की कमी हो गई यानी फिर से 80% रह गया, फिर से इसको निकाल लीजिए, आया तो वही ना। तो इस तरह से मैं इतना लंबा क्यों खींचूं, मैंने इसको यहीं कर दिया ऐसे कि पहले साल 20% की कमी हुई तो 80, फिर से वो 100% हो गया, फिर 80% की कमी हो गई और इसको सॉल्व कर लिया। तो ये 6400। बताइए बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बस केवल प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से सवाल करने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, ध्यान रखना उसमें लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें 2 साल पहले की जनसंख्या दी हुई थी, इसमें दे रखी है वर्तमान जनसंख्या। क्या दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या 67600 है। वर्तमान कितनी है 67600, ठीक है ना। वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि हर साल एक 4% 4% की दर से बढ़ती रही है। अब ये 2 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है और लास्ट सवाल में क्या था कि 2 साल पहले की दे रखी थी, वर्तमान पूछ रहा था, तब ये वर्तमान पूछ। अब इसमें हम उल्टा चलेंगे, उसमें हम जिस तरह से चल रहे थे कि 100 मान रहे थे, यहां क्या होगा कि ये बढ़ी हुई है यानी कि ये 104% है, 4% अधिक है ना, तो 104% हो गई ना। 100 तो हम निकालेंगे, 100 निकालेंगे तभी तो हम एक साल पीछे जाएंगे। ये लो 100 निकाली, फिर से उस साल भी 4% बढ़ी थी तो फिर वो 104% हो गई। तो 2 साल पहले फिर वो 100 थी, तो हो गया ना, बस 2 ही साल का तो अंतर है, पहले फर्स्ट और ये सेकंड। ये तो 1 साल की आ गई, 1 साल पुरानी, और ये 2 साल पुरानी आ गई, क्योंकि उस 1 साल पहले निकाली वैल्यू 4% को कम कर दिया, फिर जो उसका जो जनसंख्या थी उसमें भी 4% की बढ़ोतरी हुई थी यानी वो 104% था, फिर से हमने उसको 100 पे ले आए, 4% कम कर दिया। अब अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग इसका 62,500 यानी 62500, ये इसका आंसर आएगा जब आप इसे काटोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बड़ा सिंपल है। उस लास्ट सवाल में वर्तमान जनसंख्या निकालनी थी, 2 वर्ष पूर्व की दे रखी थी, इसमें वर्तमान दे रखी है और 2 वर्ष पूर्व की निकालनी है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आपको 2 वर्ष पहले की दे रखी है, वर्तमान निकालनी है, तो 100 को नीचे रख करके जो निकालनी है उसका मान रखना है, और अगर आपको 2 वर्ष पूर्व की निकालनी है तो जो बढ़ोतरी हुई है उसको नीचे रखना है और 100 निकालना है, फिर बढ़ोतरी हुई फिर 100 निकालना है। 2 साल का है, अगर ये 3 साल लिख देता तो फिर से एक बार क्या होता कि इसके नीचे फिर से 4 और फिर 100 करते, ये तीसरी साल की हो जाती। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ज़्यादा लंबा नहीं देगा, 2 या 3 साल का ही देगा। तो मैं आशा करता हूं कि परसेंटेज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई और टाइप भी अगर मिलेगा, हमें क्वेश्चंस पेपर देख रहे हैं तो फिर हम उसको भी लेकर के आएंगे, और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट करना, अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तब भी कमेंट करना। मिलते रहेंगे आपसे, धन्यवाद।